बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल सिवान पहुंचे, जहां पर हिना साहब और ओसामा साहब के घर यानी कि शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। वहां पर तेजस्वी के लिए दावत रखी गई थी। जब सिवान जिले में एंट्री करते ही हिना और ओसामा के करीबी राजद नेता सुभाष शाही उर्फ मुन्ना शाही के अपने समर्थकों के साथ तेजस्वी के काफिले का भव्य स्वागत किया। जैसे ही तेजस्वी यादव हिना ओसामा साहब के घर पहुंचे तो वहां पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, मोहम्मद साहब दिन अमर रहे के खूब नारे लगे। इस दौरान हिना और ओसामा साहब के समर्थक काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगने लगे। दोस्तों महाकुंभ में देर रात मची भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पूरे देश में लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। इन अनहोनी ने सभी श्रद्धालुओं के मन में डर पैदा कर दिया है। इस पूरी घटना का जिम्मेदार प्रशासन की लापरवाही को बताया जा रहा है। सीएम योगी ने भगदड़ हादसे की न्यायिक जाँच के आदेश दिए। हादसे के बाद विपक्ष भी लगातार योगी सरकार को घेर रहा है और महाकुंभ में की गई सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना कर रहा है। वहाँ मौजूद लोगों की आप बीती भी सामने आ रही है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि बैरियर टूटने के कारण यह हादसा हुआ है। यह संगम तट मार्ग पर बैरियर लगे थे, जब भारी भीड़ के कारण ये बैरियर टूट गए और लोगों पर गिर गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। दोस्तों बिहार के वैशाली जिले में पकरुआ विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुराने दिनों की याद दिला दी है। समस्तीपुर रेल मंडल के सेक्शन इंजीनियर दुर्गाशरण को कुछ अज्ञात लोगों ने बोलेरो गाड़ी में अगवा कर लिया और जबरन उनकी शादी करवा दी गई। दुर्गाशरण शनिवार की शाम अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से विदुपुर जा रहे थे। इस दौरान 10 से 15 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अगवा कर लिया। जब पुलिस को दोस्त ने तुरंत सूचना दी और अगले दिन पुलिस ने जुरावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिमी गांव से दुर्गाशरण को दुल्हन के साथ बरामद कर लिया। वहीं पर दुर्गाशरण ने आरोप लगाया है कि अगवा करने वालों ने उनके साथ मारपीट की और फिर शादी के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी के बाद दुर्गाशरण की मां ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पर यह मामला तब और उलझ गया जब लड़की ने दावा किया है कि उसकी दुर्गाशरण से 1 साल पुरानी जान पहचान है। लड़की का कहना है कि दुर्गाशरण ने शादी के नाम पर पैसे की मांग की थी और बाद में उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लड़की के इस बयान ने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। वहीं पर पकरुआ विवाह बिहार के उत्तरी इलाकों की एक कुप्रथा है, जहां पर लड़के को अगवा करके जबरन उसकी शादी करा दी जाती है। ये प्रथा 21वीं सदी के शुरुआत में लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये मामला दिखता है कि कुछ इलाकों में इसकी छाया अब भी मौजूद है। दोस्तों आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें पलटू राम कह दिया है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार डीके के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि पलटू राम के कहने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। उन्हें हराने के लिए चुनाव को 5 बार स्थगित कराया गया। उन्होंने कहा है कि बिस्कोमान चुनाव मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने वाला है। सुनील सिंह ने कहा है कि बिस्कोमान चुनाव में गड़बड़ी का पूरा काम डीके के निर्देश में होने की संभावना है। यदि परिणाम में फेरबदल होता है तब जिनके निगरानी में चुनाव हुआ उन्हें हटाया जाना चाहिए। बेईमान शासक वर्ग गड़बड़ी कराने की साजिश कर रहे हैं। ये सहकारिता आंदोलन के लिए एक काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। सुनील सिंह ने कहा है कि अपने लोगों के निर्वाचित होता ना देख करके पहले चुनाव प्रक्रिया की तिथि कई बार बढ़ाई गई है। बाद में सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। दोस्तों सासाराम सांसद मनोज कुमार के भाई पैक्स चुनाव जीतने के बाद जुलूस के साथ जा रहे थे। जब काफिले स्कूल सेंट जॉन इंटरनेशनल के पास पहुंचा था, जहां तभी लोगों और फिर विद्यालयों के बस चालकों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे सांसद मनोज कुमार के साथ बदमाशों ने मारपीट की। जहाँ सांसद के सिर में चोट आई है। जह घटना कैमूर जिला के कुदरा थाना क्षेत्र के नाथोपुर गाँव के पास की है। मामले की सूचना मिलते ही कैमूर एसपी मोहनिया, डीएसपी मोहनिया, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर
साथ पहुंचे। विद्यालय के पास पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जब सांसद को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया भेजा गया है। पुलिस की मौजूदगी में छात्रों को विद्यालय से उनके घर भेजा जा रहा है। दोस्तों, बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और फिर जिला नियोजनालय बक्सर के सहयोग से 1 फरवरी 2025 को बक्सर स्थित IITI परिसर चैत्रवन में एक मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये जॉब कैंप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मेगा जॉब कैंप में 25 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेगी, जो विभिन्न क्षेत्र में भर्ती करेगी। इच्छुक उम्मीदवार इस कैंप में भाग लेकर के अपनी नौकरी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। कैंप का आयोजन पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये पहल न केवल नौकरी के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस पहल से न केवल बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी जानकारी और फिर समाधान भी मिलेगा। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB की तरफ से परीक्षा शुरू होने के 2 दिन पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बिहार बोर्ड 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर लागू होने वाले नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होगी और फिर 12 फरवरी को समाप्त होगी। वहीं पर मैट्रिक यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर के 23 फरवरी तक चलेगी। जब BSEB ने बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड और गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट जूता मोजा पहन करके जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षा की सारी डिटेल्स आपको पहले भी KDV लाइव के माध्यम से बताया गया है। दोस्तों, अब बीजेपी ने भी बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि चुनावी साल में बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमा रहा है। जब बीजेपी उत्तराखंड की तरह बिहार में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रही है, जबकि JDU ने इसका विरोध किया है। JDU का कहना है कि UCC बिहार में लागू नहीं होगा। UCC उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। मुसलमानों को बीजेपी डरा रही है, ये कहना है JDU का। जहाँ वहीं पर बीजेपी नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। जब पुष्कर धामी बधाई के पात्र हैं। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। अब पूरे देश भर में UCC लागू हो। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यह किसी धर्म या फिर समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। वहीं पर UCC एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग या फिर समुदाय के आधार पर किसी तरीके के भेदभाव को खत्म करने का उद्देश्य रखता है। ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और फिर संपत्ति अधिकार जैसे ये मामलों में सभी के लिए एक ही कानून होगा। इसको लागू करके उत्तराखंड ने सभी राज्यों के लिए नजीर पेश की है। जैसे सभी राज्यों को इस नजीर को अपनाना चाहिए। मुस्लिम समाज को UCC से कोई भी घबराहट नहीं है। जब सब के लिए एक समान कानून होगा तो फिर घबराहट क्यों हो रहेगी। वहीं पर JDU MLC खालिद अनवर ने कहा है कि उत्तराखंड में जो UCC लागू किया है वह अफसोसजनक है। हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। संविधान UCC की जरूरत नहीं देता। मुसलमानों को परेशान करने के लिए उत्तराखंड सरकार ये लाई है। बिहार में ये कभी लागू नहीं होगा। बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। UCC पर कभी भी केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमानों को डरा करके सत्ता हासिल कर लेंगे। दोस्तों, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने 4 माह की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महुली में गंगा नदी पर पीपा पुल बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। जिस आदेश के बाद अब टेंडर डालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। आपको बता दें कि सब कुछ सही रहा तो फिर 10 फरवरी के आसपास से पीपा पुल को बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। ये कार्य फरवरी के अंत तक पूरा होने के साथ ही इस माह के लास्ट आवागमन भी शुरू हो जाएगा। इसके शुरू हो जाने से बिहार और यूपी के हजारों लोगों को रोजाना आवागमन में सुविधा होगी। जब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू होने से यूपी और बिहार के कई जिलों के बीच लगभग 8 माह से बंद पड़ा सड़क मार्ग चालू हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। जी आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के उस बयान पर मंगल पांडे ने तीखा हमला बोला है, जिसमें तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि 20 साल में बिहार की भूमि बंजर हो चुकी है, अब यहाँ के लोग नए बीज लगाएंगे। तेजस्वी के इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी की पार्टी ही बंजर हो चुकी है, क्योंकि पूरा परिवार बेल पर है और गठबंधन में भी विवाद चल रहा है। ऐसे में सत्ता में आने वाले नहीं है और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है
तो फिर कौन समझाए। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक और बात कही है कि आगामी 10 से 12 दिनों में स्वास्थ्य विभाग में लगभग 43,000 नियुक्ति होने जा रही है। साथ ही बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बिहार में 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 31 जनवरी को भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। जहाँ मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जहाँ इन जिलों में सुपौल, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया और गोपालगंज जिला शामिल है। इन जिलों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकती है। बाकी 23 जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। जब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल नवंबर और फिर दिसंबर में ठंड तुलना अपेक्षाकृत यानी कि जो उम्मीद थी उससे कम पड़ी थी, लेकिन जनवरी के अंत और फिर फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का असर बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और फिर ठंड अधिक महसूस होगी। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बन गई है। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में हवा का गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। हाजीपुर में AQI 355 और फिर मुजफ्फरपुर में AQI 306 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड रसलपुर धुरिया पंचायत स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज उदा किशनगंज परिसर से करोड़ों रुपए की विकास योजना की शिलान्यास और फिर उद्घाटन किया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 में जब हम लोगों को बिहार में काम करने का मौका मिला तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्या नाम मात्र की है। हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्जा लेकर के स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ानी शुरू की। जब हमने ही स्वयं सहायता समूह का नाम जीविका दिया और फिर इनसे जुड़ी हुई महिलाओं का नाम जीविका दीदी दिया, जिससे प्रेरित होकर के तत्कालीन केंद्र सरकार आजीविका के नाम से पूरे देश में इसे लागू किया। इससे बिहार की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। उनका पहनावा और फिर बोलचाल भी काफी अच्छा हो गया है। जब वे लोगों से बेहिचक होकर के बातें करने लगी है। मैं आप सभी जीविका दीदियों को बेहतर कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ। आप लोग बहुत आगे बढ़े। दोस्तों, बिहार के बेतिया में रिश्वतखोर DEO पर हुए निगरानी विभाग की छापेमारी के बाद अब बिहार के वैशाली में DEO पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। वैशाली DM यशपाल मीणा के आदेश के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हो गया है। बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के विभाग ने आदेश दे दिया है। वैशाली DM के DEO के विरुद्ध विभाग को भेजे गए प्रतिवेदन को देखते हुए विभाग ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि जिले में पदस्थापन के समय से ही अपने अक्सर स्वभाव तानाशाही रवैये के साथ विभागीय योजनाओं में उनके स्तर से बढ़ती जा रही है अनियमितताओं की शिकायत पर विभाग में की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए वैशाली DM ने DEO के विरुद्ध विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। जहां शिक्षा विभाग ने DM के प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, बिहार के छपरा जिले के दिघवारा थाना परिसर में बुधवार की सुबह एक यूट्यूबर युवक को पुलिस ने एक कमरे में एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। बाद में इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब महिला सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया है। गिरफ्तार यूट्यूबर दिघवारा थाना क्षेत्र के निवासी बताया जाता है। इस घटना की पुष्टि थानाध्यक्ष अंकित कुमार सिंह ने की है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि पुलिसकर्मी की सूचना पर थाना परिसर में स्थित एक कमरे की तलाशी ली गई, जहाँ पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। थानाध्यक्ष ने इस घटना की सूचना SP को दी। इसके बाद इस महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार के एक लौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर के बिहार की सियासी गलियारों में अटकलें लगने शुरू हो गए हैं। जहां इनके नफा नुकसान के मायने तलाशे जा रहे हैं। इन संभावनाओं पर सत्ताधारी NDA के घटक दलों का स्वर भी सकारात्मक, विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी। हालांकि इस खबर का कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ये मीडिया द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़ने से तैयार हुआ अनुमान मात्र है। आपको बता दें कि भोजपुरी के इस कहावत से ये पूरा प्रकरण मेल खाता है कि गाछे कटहल ओठे तेल। जी हाँ, ये भोजपुरी का ये कहावत है और इस कहावत से ये पूरा मेल खाता है, ये जो अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि
निशांत कुमार की के राजनीति में आने की चर्चा पहले भी कभी कभार होती रहती थी, जब पर उनकी ओर से या फिर उनके पिता नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिखा है। इसी महीने 17 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने पिता की जयंती मनाई, तो फिर कार्यक्रम में निशांत भी शामिल हुए। उसी समय उन्होंने मीडिया के सामने में से अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट करने की अपील की। इसके बाद से ही क्यास लगने लगे हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है, वह नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि उनकी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर अभी तक सामने नहीं आई है, जहाँ अभी तक ना निशांत कुमार ने इसको लेकर के कोई भी संकेत दिए हैं और न ही नीतीश कुमार ने ही कुछ कहा है। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के संशय इसलिए पैदा होता है कि नीतीश कुमार राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी रहे हैं। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का विरोध भी करते रहे हैं। नीतीश समाजवादियों की उस विचारधारा के लोगों में शुमार किए जाते हैं जो ये मानते रहे हैं कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। जिस कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते रहे हैं, जब वे अक्सर अपने संबोधन में ये वाक्य दोहराते थे। खैर, चर्चाओं के बारे में एक बड़ी तर्कसंगत उक्ति है कि धुआं उठा है तो फिर आग भी कहीं न कहीं जरूर लगी होगी। दोस्तों, बिहार में कृषि विभाग में पहली बार 1000 से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है। जी हाँ, एक साथ। ये जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया है कि बीपीएससी ने 853 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इससे सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति पदस्थापन हो सकेगा। विभाग ने 2003 के बाद 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा की थी। मंगल पांडे ने इन बहालियों के साथ ही बीज निरीक्षण, सभी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, सभी बीज गुणक परीक्षकों में कृषि निरीक्षक के साथ साथ सभी प्रयोगशालाओं में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी तथा जिला एवं प्रमंडल स्तर के कृषि कार्यालयों में सहायक कृषि पदाधिकारी के पदों पर नियमित पदस्थापन हो सकेगा। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले से एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ही जिले के करीब 10 लोग गायब हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। गायब लोगों में से एक बच्चे का शव भी बरामद हुआ है, जो कि 26 जनवरी से लापता था। जब पुलिस ने एक 5 साल की बच्ची को सकुशल बरामद भी किया है। लगातार लोगों के गायब होने के मामले में इजाफा होने से पुलिस प्रशासन भी परेशान है। आपको बता दें कि डेहरी के वार्ड नंबर 20 के रहने वाले सरोज खान की 6 वर्षीय पुत्री उमड़ा का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है, जब 31 दिसंबर को अचानक दरवाजे पर खेलते हुए गायब हो गई थी। 12 वर्ष का उज्जवल सोनी 2 जनवरी को परस्थुआ इलाके से गायब हुआ है। 5 साल की रोशनी डेहरी से गायब हो गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला है। जहां पर संजोले की 20 वर्षीय मनोज कुमार ये कहकर के घर से निकला कि वे गोवा घूमने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं है। 26 जनवरी को दोपहर में गढ़ थाना क्षेत्र के बतनी से गायब 7 साल के हिमांशु कुमार का शव उसके घर के बगल में से ही बरामद हुआ है। फिलहाल इस मामले में आपसी रंजिश या फिर क्या है, ये पुलिस पता लगा रही है। वहीं पर बताया जाता है कि अमझोड़ी के रहने वाले 18 साल के फैसल अहमद 3 दिसंबर से गायब हैं। उनका भी कहीं कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। वहीं पर राजपुर के राजधी से 2 जनवरी 2025 से गायब है। वहीं पर 18 साल के आकाश कुमार शाह को भी पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, ये भी गायब है। वहीं पर सासाराम नगर थाना क्षेत्र के मदार दरवाजा इलाके के रहने वाले मोहम्मद सकलीम भी 20 जनवरी से लापता है। वहीं पर 33 वर्षीय दीपक तिवारी शिवसागर के बेरूकड़ी के। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। गेस्ट टीचर को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस पूर्णेंद्र सिंह की एकल पीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और फिर सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश रद्द कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुवार को कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। जब कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया है। वहीं पर सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपनी कार्रवाई में सुधार करके कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर देने और फिर तर्क संगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बीते 1 अप्रैल से बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद छपरा के एक +2 स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और फिर अफसर के सेवा से हटा दिया गया था। अब इसको लेकर के
मामला यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोचपा ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। यह केंद्रीय बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें लोचपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने बिहार में उद्योग धंधों को गति देने के लिए एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने की मांग उठाई है। लोचपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने सर्वदलीय बैठक में पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने बिहार में प्रति व्यक्ति आय के प्रति राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत कम होने पर चिंता जताई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी गई है। इसके अलावा लोचपा रामविलास ने चयन के लिए फिट नहीं होने के कारण आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में वैकेंसी बनाने के मुद्दे को भी उठाया है। सांसद ने कहा है कि सरकार को समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए एक कानून लाना चाहिए। दोस्तों, स्मार्ट मीटर यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी। इसके बाद अगर मीटर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह ऐप के जरिए इसकी जाँच करें और अधिकृत माध्यम से ही मीटर रिचार्ज कराएं। दरअसल बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को ठगने के लिए साइबर अपराधी कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने, मीटर रिचार्ज करने, बिल बकाया माफ करने या फिर कनेक्शन करने की धमकी दे करके ठगा जा रहा है। साइबर ठग उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप, SMS और फिर कॉल के जरिए फर्जी लिंक भेज करके जल्दबाजी में भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा कई मामलों में उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि उन्हें अपना मीटर रिचार्ज कराना जरूरी है, नहीं तो फिर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी या फिर सरकार की नई योजना के तहत आपका बकाया बिल माफ किया जा सकता है। इसके लिए तुरंत लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके की ठगी में उपभोक्ता अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंकिंग और फिर निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, जिससे जालसाज उनके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। दोस्तों, महाकुंभ की भगदड़ में बिहार की 7 महिलाओं ने जान गंवा दी है। आपको बता दूं कि जिंदा बचे लोगों ने अपना खौफनाक मंजर के बारे में बताया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पर्व यानी कि बुधवार को बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरे देश में हंगामा मच गया। महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस हादसे में बिहार की 7 महिलाओं की जान चली गई है। इस घटना में गोपालगंज की 4 महिलाओं के अलावा पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर की एक महिला शामिल है। इस खुशी के साथ महाकुंभ स्नान करने के लिए इन श्रद्धालुओं ने घर से विदा लिया था। उतने ही मातम के बीच अब उनका शव घर वापस लौट रहा है। इस हादसे में बिहार की जिन महिलाओं की जान गई है के घरों में मातम पसरा गया है। किसी ने अपनी माँ को खोया तो किसी को अपनी नानी को खोने का गम है। भागलपुर जिले के भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सुरेंद्र गौड़ की पत्नी तारा देवी, उसी गांव की भुटेली मांझी की पत्नी सरस्वती देवी की जान चली गई। वहीं पर औरंगाबाद की मृतक महिला अपने पति और फिर बेटे के साथ महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए गई थी। उन लोगों के साथ गांव के करीब 12 से 13 लोग भी गए थे। इस घटना के बाद जिंदा बचे लोगों ने बताया है कि हम 12 से 13 लोग गंगा स्नान करने आए हुए थे। जब अचानक ऐसी भगदड़ मची कि उस भगदड़ में मेरी मां दब गई, जिससे उसकी जान चली गई। उन्होंने बताया है कि कई किलोमीटर घूमने के बाद संगम स्थल तक पहुंचा और फिर ये परिवार थकान उतार ही रहा था कि करीब आधे घंटे बाद सभी को उठाया जाने लगा। अचानक से रेला नहाने के लिए उठ गया। जब दूसरी ओर भी भीड़ थी, कुछ महिलाएं गिरी और फिर भगदड़ बच गई। हम में से एक की दबने की वजह से जान चली गई। हम सभी लोगों को लग रहा था कि आज जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई की गई, जहां गाली गलौज के साथ जमीन पर पटक करके पीटने का आरोप JDU सांसद अजय मंडल पर लगाया जा रहा है। इस पर सियासत तेज होती जा रही है। जन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया X पर और गुरुवार को सिवान में प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना पर डबल इंजन सरकार पर हमला किया है। अब राजद की पूर्व सांसद प्रत्याशी और लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एंट्री मार ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके शासनकाल को तांडव राज का नाम दे दिया है। उन्होंने सरकार पर बदमाशों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि
कुशासन की पोल खुल रही है तो फिर बौखलाहट में नीतीश कुमार जी की ही पार्टी के सांसद पत्रकारों को भी नहीं बकस रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार जी, ये आपका तांडव राज है जिसमें आपके ही बेलगाम सांसदों, विधायकों और फिर चहेते बाहुबलियों का तांडव अब अपने उफान और फिर परवान पर है और आपकी तरफ से तांडव जारी रखने की खुली और पूरी छूट है। उन्होंने आगे कहा है कि सदैव नैतिकता की झूठी दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी, नैतिकता का तकाजा तो ये है कि आप अपने सांसद की अविलंब गिरफ्तारी का आदेश दें और अपने सोए हुए जमीर को जगाते हुए उत्खंड सांसद को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। दोस्तों, बिहार में सरकार अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सरकारी जमीनों का संरक्षण और फिर अवैध कब्जों को समाप्त करना है। इस नए कानून के तहत अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। ये एक्ट सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए एक मजबूत कदम है और राज्य में यानी कि बिहार में भूमि अतिक्रमण की समस्या को कम करने में मदद करेगी। इस कानून के तहत सरकारी परिसर और फिर जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों या फिर संस्थानों के खिलाफ पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का उद्देश्य कब्जा करने वालों को इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक निर्धारित समय सीमा देना होगा। अगर नोटिस मिलने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया जाता है तो फिर राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगी। इस एक्ट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए जुर्माने और फिर जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या इसके अलावा दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। जब बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 के लागू होने के बाद राज्य सरकार उन सभी क्षेत्रों की निगरानी रखेगी जहां पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही है। दोस्तों, बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों विभिन्न समुदाय के वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जदयू के तीर से जीतन राम मांझी को घायल कर दिया है। जहां माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। जब पहले जेडीयू से जुड़े रहे भागीरथ मांझी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एनडीए की वोट बैंक में सेधमारी हो सकती है। जब भागीरथ मांझी जिस मुसहर जाति से आते हैं वो बिहार की आबादी का करीब 3% है। ये जाति गया और फिर जहानाबाद जैसे इलाकों खास तौर पर चुनाव जिताने में निर्णायक भूमिका में मौजूद है। यह उनके पिता की विरासत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भागीरथ के साथ आने से उसे फायदा होगा। दशरथ मांझी पहाड़ काट करके रास्ता बनाने के अपने असाधारण कारनामों के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भागीरथ मांझी राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहे, लेकिन बाद में उन्होंने जदयू की सदस्यता ली और फिर अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों, बिहार के गया में भी अब दिल्ली जैसी बसों का मजा ले सकेंगे। गया में प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के राज्य पथ परिवहन निगम काफी सजग है। डीजल चलित बसों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में राज्य पथ परिवहन निगम ने गया सरकारी बस पड़ाव को 49 बसें देने का निर्णय लिया है, लेकिन बस पड़ाव में बसें नहीं आई है। मार्च माह यानी कि होली पर्व पर बस पड़ाव में सीएनजी बसें पहुंच जाएगी। सीएनजी संचालित बस आने से गया की सड़कों पर प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी। दोस्तों, कटिहार में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के काफिले को पास देने के लिए एक एम्बुलेंस को 2 घंटे तक रोक दिया गया। एम्बुलेंस में महिला बेहोश थी, जिसे इलाज के लिए परिवार कटिहार के सदर अस्पताल ले जा रहा था। जाम में फंसी एम्बुलेंस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पेशेंट के साथ 2 महिलाएं और फिर एक पुरुष भी बैठा हुआ दिख रहा है। यह महिला कहती है कि हम मरीज लेकर के जा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब आने वाले हैं, इसलिए हमें रोक दिया गया है। वीडियो में महिला और फिर उसके परिजन गुहार लगाते रहे हैं कि साहब मुझे जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजता है। सीएम का काफिला गुजरने के बाद जाम खुला और फिर एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाया। वहीं पर मरीज की भाभी रीना देवी ने कहा है कि मेरी ननद बुधवार को खेत गई थी, वहां खाद छिड़क रही थी, इसी का गैस यानी कि पॉइजन महिला के मुंह में चला गया। इसी वजह से दोपहर करीब 12 बजे महिला बेहोश हो गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए PHC ले गए, जहाँ वह कटिहार अस्पताल रेफर कर दिया गया।
दोस्तों, जेडीयू सांसद अजय मंडल पर 2 पत्रकारों की पिटाई का आरोप लगा है। इससे संबंधित एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि केडीवी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इधर सांसद ने भी अपने ऊपर लगे गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस घटना का कथित वीडियो शेयर किया है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जेडीयू सांसद पत्रकारों को गाली के साथ पीट रहे हैं, लेकिन सत्तापरस्त पत्रकारों ने बिहार में जंगलराज घोषित नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी साष्टांग होकर के सत्ता की मलाई चाट रही है। जब दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और फिर वंचितों की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल राज्य में ड्राइविंग सीट पर होते हैं, तभी मीडिया में जंगलराज का जलजला आता है। बिहार में अराजकता चरम पर है और सीएम अचेत हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर सांसद अजय मंडल ने कहा है कि मेरे बॉडीगार्ड के साथ कुछ हुआ था, मैं तो बीच बचाव करने गया था। इधर सोशल मीडिया के दोनों पत्रकारों का कहना है कि हवाई अड्डा गेट के पास सांसद और फिर उनके सहयोगी ने उन्हें सड़क पर गिरा करके लात घूंसों से पीटा है। पुलिस भी मौजूद थी पर कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। उनका आरोप है कि पिटाई के बाद सांसद और उनके सहयोगियों ने मोबाइल भी छीन लिया और फिर चले गए। उन्होंने मोबाइल को रीसेट कर दिया है, जिससे उनके मोबाइल का सारा फोटो, वीडियो और फिर डेटा डिलीट हो गया है। दोस्तों, कल महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि थी, जब पूरा देश उन्हें याद कर रहा था। जब पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां पर सीएम नीतीश कुमार महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। जब विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें रोका, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास खड़े डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कंफ्यूज दिखे। जब पहले उन्होंने ताली बजाने के लिए हाथ उठाया, फिर नीचे कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ पटना के गांधी घाट में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। यह 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। मौन के खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे। यह श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है। 30 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में मंत्री अशोक चौधरी का ब्रेसलेट छुआ था। विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। यह चौधरी अपने हाथ एक ब्रेसलेट पहने हुए थे, जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। ये रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था। इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस ब्रेसलेट पर पड़ गई। पीछे पलटे और फिर अपना हाथ ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और उसे छूने लगे। सीएम नीतीश कुमार का यह अंदाज देखकर के मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। थोड़ी देर के लिए वे अपनी बात खत्म कर दिए। इस तरह के कई सारे ऐसे मामले सामने आए, केस आए, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में दिखे। जी हाँ, और इसी को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है, वो बिगड़ चुका है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।